गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इतिहास की कक्षा में आप सबका स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ आप अपनी पढ़ाई भी कर रही होंगी। तो बेटा हम लोग इतिहास में किसान, जमींदार और राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, आपका 8वां चैप्टर। तो उसी के अंतर्गत ये आपका है मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय। ये मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय की क्या दशा थी, आज इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो ये ध्यान देना है कि मुगल कालीन जो ग्रामीण समुदाय था वो मुख्य रूप से दो आधारों पे विभाजित किया गया था। एक ग्रामीण समाज आर्थिक रूप में उनका विभाजन था और दूसरा जातिगत आधार पे। उस समाज का विभाजन दो आधार पे किया गया था। एक क्या, आर्थिक आधार पे समुदाय का विभाजन और दूसरा जाति के आधार पे समुदाय का विभाजन। किसका? जो गांव में रहते थे। तो पहले हम देखेंगे जातिगत आधार पे ग्रामीण समुदाय का विभाजन कैसे किया जाता था। तो जो जातिगत आधार पे ग्रामीण समुदाय के लोगों का विभाजन होता था उसमें जाति के अंतर्गत निम्न स्तर के लोग ही आते थे। इनकी स्थिति बड़ी दयनीय होती थी। ये समाज में निम्न कोटि के समझे जाते थे। छोटे तबके के कार्य इनसे कराए जाते थे। इनके पास जमीन, धन आदि की कमी होती थी। ये इनका जीवन एक तरह से कह लीजिए कि अपने पारिश्रमिक का भी पूर्णतः इन्हें परिश्रम का भी पारिश्रमिक जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता था। सब मिला जुला के इनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय समझी जाती थी और इसके साथ साथ इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और ये घृणा के योग्य समझे जाते थे उस समय। अब इसमें कुछ था, इनके जो जाति व्यवस्था के नियमों में ये बंधे होते थे। अन्य संप्रदायों जैसे हलाल खुरान, मल्लाहजादा जैसी जातियों की स्थिति दासों के रूप में समझी जाती थी। यानी ये दास की स्थिति आप समझते थे, पहले दास को कैसे लोग प्रताड़ित करते थे। तो एक तरह से ये जो जाति के आधार पर ग्रामीण समुदाय का विभाजन था, जो निम्न स्तर के लोग थे इनको एकदम दासों की तरह समझा जाता था। सब मिला जुला के इनकी स्थिति हर तरह से बहुत दयनीय थी। अब हम देखेंगे आर्थिक आधार पर ग्रामीण समुदाय क्या था। तो आर्थिक आधार पर जो ग्रामीण समुदाय का विभाजन किया गया उसमें खेतीहर किसान जो थे वो ग्रामीण समुदाय की आधारभूत इकाई किसान को ही समझा जाता था और ये प्रायः निवास कहाँ करते थे? गाँव में निवास करते थे। किसान संपूर्ण वर्ग कृषि कार्य जैसे जुताई, कटाई, बुआई आदि में ये जुड़े रहते थे। मुगल काल में किसानों को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता था। जो किसान थे कुछ को अब वो अलग अलग नाम क्या था, जैसे रैयत, रियाजा, मुजरियान, आसामी आदि नामों से इन किसानों को पुकारा जाता था। 17वीं शताब्दी में कुछ स्रोत मिले, उस स्रोतों के आधार पे किसानों का जो विवरण मिलता है उसमें दो तरह के, एक है खुद कास्त। एक किसान क्या थे? खुद कास्त और दूसरे थे पाही कास्त। अब मान लीजिए आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा, ये खुद कास्त कौन था, पाही कास्त कौन था? खुद कास्त किसको कहते थे, पाही कास्त किसको कहते थे? तो ये किसानों का दो वर्ग था। मुगल काल में जो किसान थे जिनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता था वो तो इसके पहले हमने बताया मुजरियान, रियाजा, रैयत, आसामी। लेकिन 17वीं शताब्दी में जो कुछ स्रोत मिले उस स्रोतों के आधार पे ये विवरण मिला कि किसानों को दो रूपों में बांटा गया। एक था खुद कास्त, दूसरा पाही कास्त। खुद कास्त वो थे जो अपनी भूमि पे खेती करते थे। खुद कास्त किसान किसको कहते थे? खुद कास्त किसान वे किसान होते थे जो अपनी भूमि पे खेती करते थे और पाही कास्त किसान वे होते थे जो दूसरे गांव में ठेके पर किसी का कार्य करते थे। मतलब वो दूसरे गांव में जाकर ठेका लेते थे और उसमें वो कृषि कार्य करते थे, उनको पाही कास्त कहा जाता था। खुद कास्त जो अपनी जमीन पे खेती करते थे, ये चीज याद रखिएगा। अब 17वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी भारत में जो औसतन कह लीजिए किसानों के पास एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता था। इस समय किसान वर्ग के पास विस्तृत भूमि नहीं थी, इनके पास बहुत ज़्यादा भूमि भी नहीं थी। इस समय किसान वर्गों के पास जो समकालीन गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ जमीन थी तथा बंगाल में जिन किसानों के पास 10 एकड़ जमीन थी वो समृद्ध समझे जाते थे।
यानी किसानों में समृद्ध कौन था? बंगाल में जिनके पास 6 एकड़ जमीन हो, असम में जिनके पास असम में 6 एकड़ और बंगाल में 10 एकड़ जिनके पास जमीन होती थी, वही समृद्ध किसान की श्रेणी में आते थे। और इसमें देखिए इनके साथ परेशानी क्या थी कि ऐसे में इन जमीनों पे केवल उतना ही उत्पादन ये कर पाते थे जिससे केवल ये राजस्व का कर चुका पाते थे और कर चुकाने के बाद अपना परिवार का भरण पोषण करते थे। इससे अधिक ये पैदा कर ही नहीं पाते थे क्योंकि जमीन कम थी इनके पास। तो जितना पैदा होता था मालकियत जो आती थी उसका या तो कर के रूप में दे दिए और जो बचा उससे अपने परिवार का भरण पोषण किए। तो इस तरह से इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और राजस्व दर भी बहुत उच्च था, जिसके कारण शेष माने उत्पादन केवल किसान का अपने परिवार के भरण पोषण में ही समाप्त हो जाता था और इन किसानों को सरकार की तरफ से ये कह लीजिए या मतलब जो राज्य की तरफ से बहुत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उस सुविधा का भी अभाव था। जमींदार द्वारा भी कृषि विस्तार हेतु कोई प्रयास नहीं किए जाते थे। जो जमींदार होते थे वो जमींदार भी इन किसानों के खेती के विस्तार के लिए उत्पादन के लिए कुछ विशेष प्रयास नहीं करते थे, इसलिए किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अब जमींदार वर्ग क्या था ये देखना है। तो जमींदार ग्रामीण समुदाय का एक समृद्ध वर्ग था। उसी ग्रामीण समाज में ही एक जमींदार होते थे जिनकी स्थिति किसानों से अच्छी होती थी, जिनकी आय का मुख्य स्रोत उनकी मालकियत यानी ये कह लीजिए मालिकाना हक भूमि होती थी। यानी जो जमींदार होते थे वो भूमि के मालिक होते थे जो किसानों से पैदावार कराते थे और कर के रूप में अपना राजस्व कर वसूलते थे। तो इस तरह से उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। और इसके साथ साथ जिन जमींदारों के पास व्यक्तिगत जमीन थी उनकी समृद्धि का कारण क्या था? क्योंकि इनके पास इन्हें मालकियत मिलता था, यानी उस जमीन में जो पैदावार होता था उस पैदावार का कर इनको मिल जाया करता था। और दूसरे जो इनकी जातिगत श्रेष्ठता थी, राज्य की ओर से भी इन्हें विशेष सामाजिक आर्थिक स्थिति प्राप्त थी और इनकी जातिगत स्थिति भी बहुत अच्छी थी। इन्हें कर वसूल करने, सेना अपने पास रखने का अधिकार था। जमींदारों के पास तो खाने होते थे, घुड़सवार सैनिक होते थे जो टुकड़ियों के रूप में इनके साथ किले भी हुआ करते थे। तो जब इनके पास सेना रखने का अवसर था, जाति में इनकी स्थिति अच्छी थी और कर भी वसूल लेते थे, तो इस तरह से इनकी अच्छी स्थिति होना स्वाभाविक है। जमींदार और किसान के जो संबंध है वो कैसे थे? तो देखिए जो समकालीन संतों ने जातिगत और अन्य दूसरी किस्म के अत्याचारों की निंदा की, परंतु जमींदारों को किसानों का शोषक या अत्याचारकर्ता के रूप में उन्होंने नहीं दिखाया। जितने भी समकालीन उस समय के संत हैं उनके द्वारा जो साक्ष्य हमें मिला है उनमें ये स्पष्ट है कि जो जमींदार थे वो जमींदार किसानों का शोषण नहीं करते थे, कहीं ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन किसी तरह से वो अत्याचार नहीं करते थे। दूसरा है कि 17वीं सदी में अनेक कृषक विद्रोह हुए जिनमें राज्य के विरुद्ध जमींदारों को सामान्यतः किसानों का ही समर्थन मिला था। जो जमींदार थे उनको किसान अपना समर्थन देते थे, उनका वो विरोध नहीं करते थे। जमींदारों द्वारा जो कृषि योग्य भूमि था उसका विस्तार कर वहाँ किसानों को कृषि उपयोग के साजो सामान व उधार देकर उन्हें वहाँ बसने में सहयोग दिया जाता था। किसके द्वारा? जमींदारों के द्वारा। जब उनके पास जमीन होती थी तो वो किसानों को सहयोग देते थे, वहाँ बसने का अवसर देते थे, उनको साजो सामान के मने साथ सामान भी सब दिया करते थे। तो वहाँ वो अपनी खुद की जमीन की फसलों के साथ किसानों की फसलों की बिक्री भी करते थे। तो इस तरह से इन लोगों के संबंध बहुत खराब नहीं थे जमींदार और किसानों के। मुगल काल में जमींदार और किसानों के जो संबंध थे मध्यम स्तर के थे कह सकते हैं हम, क्योंकि अगर मध्यम स्तर का नहीं होता तो किसी विद्रोह में किसान जमींदारों का साथ नहीं देते, लेकिन वो देते थे। अब ग्रामीण समुदाय की आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या थी? तो उस समय ग्रामीण समुदाय की सामाजिक स्थिति को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि वो 3 वर्गों में बटा था। एक था आपका उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, जो आज भी देखने को मिलता है। तो उच्च वर्ग में ऐसे लोग आते थे जिनके पास उनकी पैतृक संपत्ति, धन दौलत और जमीन हुआ करता था। इनके पास धन दौलत काफ़ी होता था, ये विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे।
मध्यम वर्ग में वो लोग आते थे जिनके पास पैतृक संपत्ति और 10 एकड़ से ज़्यादा जमीन होती थी, उनको रखा जाता था। इसमें व्यापारिक वर्ग के लोग और छोटे छोटे राज्य के अधिकारी भी आते थे। इनका जीवन तो बहुत विलासितापूर्ण नहीं था, लेकिन ये सामान्य सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। अगला था निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में समाज के बहुत ही कमज़ोर लोग आते थे। ऐसे खेतिहर आते थे जिनका जीवन पूरा ऋणग्रस्तता में ही बीत जाता था, और ये अपना ऋण नहीं चुका पाते थे तो इनके संतान उनके ऋण को चुकाते थे। इन्हें गांव से बाहर रखा जाता था। समाज के जितने भी निम्न स्तर के कार्य हैं वो इनसे कराए जाते थे। तो इस तरह से समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था। और ग्रामीण समुदाय के अन्य वर्ग भी थे। जैसे अन्य वर्ग में आपका 17वीं शताब्दी में मारवाड़ में लिखित एक पुस्तक में राजपूत और जाट की किसान के रूप में चर्चा की गई। राजपूत थे और जाट थे, परंतु जाटों की स्थिति राजपूतों के से निचले स्तर की थी। जो जाट थे वो राजपूतों से नीचे होते थे। इसी समय भूमि जुताई का कार्य करने वाले गौरव समुदाय ने भी खुद को राजपूत होने का दावा किया। वो खुद को भी अपना राजपूत समझते थे। तो ग्रामीण समुदाय के अन्य वर्ग में कौन कौन हो गया? जाट हो गए, राजपूत हो गए, और पूर्वी क्षेत्र में पशुपालकों और मछुआरों को भी किसानों के समरूप समझा गया। जो पूर्वी क्षेत्र के मछुआरे थे और पशुपालक थे वो भी किसान की श्रेणी में ही अपने को समझते थे। पशुपालन और बागवानी में अच्छी आय के कारण अहीर, गुज्जर, माली आदि जातियों की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। कौन कौन? अहीर, माली और गुज्जर कह लीजिए। ग्रामीण समुदायों को जीवन निर्वाह के लिए जंगली समुदायों पर भी निर्भर रहना पड़ता था। जो ग्रामीण समुदाय थे वो अपने जीवन निर्वाह के लिए जंगली चीज़ों पे या जंगली समुदायों पे भी अपना वो जीवन निर्भर करते थे। तो वो जंगली जीवन निर्वाह करके अपना जीवन यापन कैसे करते थे वो अगली वीडियो में हम लोग